Good morning, dear students. So yesterday we have started with photophosphorylation, that is the light reaction of photosynthesis. In that, we have completed with non-cyclic photophosphorylation as well as cyclic photophosphorylation. तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं. ये डिफरेंसेस हमने कल डिस्कस किए थे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का, उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था दैट पूरा जो मैकेनिज्म है उसमें पर्टिकुलरली जो फोटो सिस्टम 2 से लेके फोटो सिस्टम 1 तक नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है वो इम्पोर्टेंट है. और ये आपके लिए एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, पर्टिकुलरली योर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम एज वेल एज योर रूटीन एग्जाम्स. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 2. यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू होती है, दैट वी नो. फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व द कर्सर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल दिखा है, लेकिन एक्चुअली 2 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ यहाँ पे स्प्लिट होंगे एंड इट विल बी लिबरेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाने वाले हैं. ओके, मतलब एक्साइट होने वाला है फोटो सिस्टम 2. then it is delivering its electron to the higher redox potential. तो बीच में ये जो पूरा पोर्शन था, कल वाला इमेज याद करिए, यहाँ आप कल वाले रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं. ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको बोला गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्चुअली कौन कौन है, वहां पे कौन कौन से प्रोटीन्स या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. तो यू कैन सी फोटो सिस्टम 2 जब एक्साइट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जिसको डोनेट कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका नाम है पीक्यू, दैट इज कॉल्ड प्लास्टोक्विनॉन. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ईटीएस में, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को. अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है उसमें पर्टिकुलरली कौन सा साइटोक्रोम है, दैट इज अ क्वेश्चन. तो साइटोक्रोम B6F, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम B6F. ये साइटोक्रोम B6F है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है. साइटोक्रोम B6F में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तब यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. कल हमने देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब एटीपी प्रोडक्शन होता है, लेकिन एक्चुअल एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? सो इट इज इन साइटोक्रोम B6F. साइटोक्रोम B6F से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएंगे? सो दे आर गोइंग टू एंटर इनटू PC, दैट इज कॉल्ड प्लास्टोसाइनिन. ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है. पहले आएगा फोटो सिस्टम 2, दैट इज P680. वहां से प्लास्टोक्विनॉन PQ, वहां से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन दैट इज PC, और PC जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फोटो सिस्टम 1 को, जिसको हम बोलते हैं P700. P700 एक्साइट होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा. एक और मॉलिक्यूल है, एक और प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड फेराडॉक्सिन, FD. ओके, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे FD. ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. FD अल्टीमेटली क्या करता है? तो FD जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको फोटो सिस्टम 1 से, वो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम के पास. और यहाँ पे ये होने वाला है कि NADP प्लस एंजाइम, NADP प्लस रिडक्टेज जो है वो NADP प्लस का रिडक्शन करेगा NADPH में, दैट इज रिडक्शन. तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रोडक्ट है. एक है ATP जो साइटोक्रोम B6F बना के देता है, और अल्टीमेटली दूसरा जो एक प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज NADPH एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ओके, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, दैट इज फोटो सिस्टम 2, दैट इज P680, वहां से PQ, cytochrome B6F, then PC, then photosystem 1. We can also say it is P700,
P700 से होते हुए FD दैट इज फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से NADP रिडक्टेस, और वहां पे NADP प्लस का रिडक्शन होगा NADPH में। तो दो प्रोडक्ट, अगेन आई एम सेइंग, ये नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? तो कल हमने डिस्कस किया था कि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन साइक्लिक में PS2 दैट इज P680 इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ P700 इन्वॉल्व होता है। तो P700 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? P700 जब एक्साइट होता है तो FD को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और FD अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं फ्रॉम P700 वो उसको डोनेट करेगा PQ को। ओके, और PQ से होते हुए अगेन साइटोक्रोम B6F, PC एंड देन P700 में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। इट इज कॉल्ड साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। NADP रिडक्टेज वहां पे नहीं है, इसलिए वहां पे NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर, कल मैंने बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? तो नॉन साइक्लिक में ATP भी प्रोडक्शन हो रहा है, NADPH भी बन रहा है, लेकिन साइक्लिक में NADPH बनता नहीं है, वहां पे सिर्फ ATP बनता है, एंड दैट्स व्हाई साइक्लिक जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं माना जाता है कंपेयर टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये डायग्राम या ये फ्लो चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसका पर्पस यही है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इतना एलेबोरेट करके नहीं दिखाया है। PQ से लेके PC जो है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC या ETS दोनों करेक्ट वर्ड है, वही करके कंबाइन करके बता दिया है। दूसरा, P700 से सीधा यहाँ पे NADPH आपके बुक में दिखाया हुआ है, FD और NADP प्लस रिडक्टेस, ये एंजाइम और प्रोटीन के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। ओके, तो ये पूरा जो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, सो इसको मैं अभी क्लोज करके आपके लिए प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ये देखिए यहाँ पे PQ, देन साइटोक्रोम B6F और यहाँ पे PC, ये तीन थे, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा बता दिया गया है, और फोटो सिस्टम 1 से डायरेक्टली NADPH प्रोड्यूस करता हुआ वहां पे दिखाया है, कहीं पे भी FD और NADP रिडक्टेस इस एंजाइम का नाम नहीं दिया गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू समराइज दिस थिंग ओवर हियर। Fine. So now the next theory in the same light reaction photochemical phase में ही हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, that is chemi osmotic hypothesis। तो what do you mean by chemi osmotic hypothesis? तो इसमें इस वर्ड को आप डिवाइड करिए, chemi plus osmotic, osmotic that means it is related to osmotic pressure, या आप बोल सकते हैं osmosis के साथ इसका कोई रिलेशन है, chemi, so it is mean chemical।
सो ऑस्मोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स, ओके, और उसके रिलेटेड जो एक पूरी थियोरी डेवलप हो रही है दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ओके। सो अभी ये हाइपोथेसिस है, इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन्ड थियोरी नहीं बोल सकते, इसको थेसिस नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट एन हाइपोथेसिस, ऐसा माना जाता है, ओके। सो उसको हम मान के चलेंगे कि ऐसा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है और पर्टिकुलरली थाइलोकोइड के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसा हम मान के चलेंगे। फाइन। सो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके लिए है, क्या इसमें से हमें डिराइव करना है? तो just right now we have observed that during the movement of the electrons ATPs are getting generated, ATP प्रोड्यूस हो रहा है ना। ATP प्रोड्यूस कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डेवलप किया गया है, ओके। सो यू कैन सी as electrons move through photosystems, protons are transported across the membrane. It is due to the removal of protons from stroma for the following reasons. तो इसको पहले स्टेटमेंट को समझिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू द फोटोसिस्टम, ये इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। PS2 से लेके PS1 की मूवमेंट, और अगर नॉन साइक्लिक है पूरा तो NADP रिडक्टस तक जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके, ड्यूरिंग दैट एंटायर मूवमेंट क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ और भी कंपाउंड्स है जिसकी, कुछ और भी आयंस है जिसकी मूवमेंट हो रही है। वो कौन है? तो प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहे हैं, प्रोटॉन्स आर आल्सो गेटिंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन की हो रही है दैट इज थ्रू द मेम्ब्रेन, और जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही है दैट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटॉन्स जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सो इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा, ओके। प्रोटॉन्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब आप समझिए इसको क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो पिंक सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पिंक सर्कल जो है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। अंदर का पूरा जो ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड, और बाहर का पूरा जो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, पूरा स्लाइड समझ लीजिए इसको, ये कहलाएगा आपका स्ट्रोमा, ओके। ये पूरा स्ट्रोमा है, पिंक मेम्ब्रेन जो है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड, और उसके अंदर जो है दैट इज द ल्यूमेन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट इज ल्यूमेन। होता क्या है, जब फोटो सिंथेसिस में लाइट रिएक्शन चल रही है दैट इज फोटोकेमिकल फेज चल रहा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ये हमने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट हो रही है ठीक उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली यू कैन से स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स की भी मूवमेंट हो रही है, ओके। कैसे होगी और कहाँ पे होगी इसको यहाँ पे समझना है। नाउ यू कैन सी ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर PS2, फिर ये PQ यहाँ पे दिखाया है, देन साइटोक्रोम B6F यहाँ पे दिखाया है, देन PC, देन PS1 दैट इज P700, देन FD, देन FNR एंड NADP प्लस का रिडक्शन करते हुए NADPH। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देखिए NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है NADPH में, कौन सी साइड पे हो रहा है ये भी ठीक से समझिए। ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है पिंक वाला, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अंदर जो है वो ल्यूमेन है, और बाहर की ओर क्या है, तो बाहर की ओर है स्ट्रोमा। तो NADPH डायरेक्टली स्ट्रोमा में ही बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, भले बना रहा है थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन वो रिलीज तो बनने के बाद डायरेक्टली होने वाला है स्ट्रोमा में। और NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम जो यहाँ पे काम करेगा टू कन्वर्ट NADP प्लस इनटू NADPH, वो एंजाइम कहाँ पे है, उसका फेस कहाँ पे है तो वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड, लेकिन उसका फेसिंग है स्ट्रोमा वाली साइड पे, मतलब वो रिएक्शन कैरी आउट करके दे रहा है स्ट्रोमा वाली साइड पे, ओके। इतना आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है नीट एग्जाम में बहुत बार, ओके, कि NADPH कहाँ पे बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कौन सी साइड पे बनता है, ल्यूमेन वाली साइड पे या स्ट्रोमा वाली साइड पे। सो स्ट्रोमा वाली साइड पे NADPH बनता है। इसके ऊपर से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम का लोकेशन कौन सी साइड पे है, ल्यूमेन वाली साइड पे या स्ट्रोमा वाली साइड पे। तो
स्ट्रोमा वाली साइड पे ऑन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। चलिए ये डिस्कशन हो गया। अब इसके ऊपर प्रोटॉन की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन की मूवमेंट क्यों हो रही है? ओके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी समझना बहुत इजी है। स्ट्रोमा में से रिमूव हो रहे हैं प्रोटॉन्स और दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। इसका मतलब बहुत सिंपल है समझना कि प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा में से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन में आएंगे। ओके, तो ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाली मूवमेंट के लिए ये हमें एक हिंट मिल रही है कि स्ट्रोमा में से रिमूव हो रहे हैं प्रोटॉन। यहाँ पे लिखा है इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में से रिमूव हो रहे हैं तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्लोरोप्लास्ट के ही बाहर चले जाएंगे प्रोटॉन्स, या तो फिर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेंगे लेकिन स्ट्रोमा में से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उनके पास दूसरा लोकेशन बाकी रहता है थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड के अंदर ही इनकी मूवमेंट चलती है। क्यों? कि पूरा रिएक्शन हमारा जो चल रहा है लाइट रिएक्शन वो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ही चल रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट से बाहर जाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो कौन से रीजंस ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा? सो रीजन नंबर 1, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन and transfers its electron to the hydrogen carrier, that is proton carrier actually. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना PS2 का, वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। यहाँ पे PS2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आउटर साइड पे लोकेटेड है, मेम्ब्रेन के यहाँ पे बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे अभी आपको कर्सर दिख रहा है ना, वो समझ लीजिए कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो बाहर वाले फेस पे लोकेटेड है। ओके, and transfers its electron to an proton carrier. So this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. Okay, अब देखिए ये कर रहा है PQ, वही काम कर रहा है ना। PQ जो है फेसिंग उसका आउटर साइड पे है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे लेके आ रहा है? साइटोक्रोम B6F के पास लेके आ रहा है। लेकिन मीनवाइल वो दूसरा भी एक प्रोसेस कर रहा है, H+ को अंदर लेके आ रहा है। कहाँ पे लेके आ रहा है? ल्यूमेन के अंदर। और कहाँ से कैरी कर रहा है इसको? स्ट्रोमा से कैरी करके लेके आ रहा है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड। ओके, while this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, proton is released into the lumen of the membrane. अब देखिए PQ ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, ओके, साइमल्टेनियसली प्रोटॉन एक रिलीज हुआ इनसाइड द ल्यूमेन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए प्रोटॉन की मूवमेंट यहाँ पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रही है, परपेंडिकुलर चल रहा है दोनों। इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं और प्रोटॉन्स जो है वो वर्टिकल जा रहे हैं। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड रीजन क्या है? द NADP reductase enzyme is located on stroma side of the membrane. अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पे लोकेटेड है NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। Along with electrons coming from PS1, protons are necessary to reduce NADP प्लस। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं PS1 से, FD के पास आएंगे और FD के बाद NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और तब जाके NADP प्लस जो है आपका वो NADPH में कन्वर्ट होगा, मतलब कि रिड्यूस होगा, दैट यू कैन से। लेकिन रिडक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। रिडक्शन करने के लिए जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां वहां पे प्रोटॉन उसको फॉलो करते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। तो फिर प्रोटॉन कहाँ से आएंगे? तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन यहाँ पे NADP प्लस में से NADPH बनाने के लिए काम आने वाले हैं। तो देखिए पहला रीजन क्या था? जब PS2 से साइटोक्रोम B6F तक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है, तब PQ क्या करता है? स्ट्रोमा में से इलेक्ट्रॉन्स को, रॉन्ग वर्ड में यूज कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर लेता है स्ट्रोमा में से इलेक्ट्रॉन को और ल्यूमेन में उसको रिलीज करता है। ओके, और बाद में लास्ट रिएक्शन जो हमारा चल रहा है दैट इज PS1 में से NADP रिडक्टेज वाला, तो वहां पे NADP प्लस का जब रिडक्शन करना है
तब स्ट्रोमा में फ्री प्रोटॉन्स जो अवेलेबल है उसी को यूज करते हुए यू कैन से NADPH बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो स्टेप चला फोटोफॉस्फोराइलेशन का, उसमें दो जगह ऐसी हैं जहां पे स्ट्रोमा में से प्रोटॉन यूटिलाइज हो रहे हैं। एक तो ल्यूमेन में आ रहे हैं और दूसरा बाइंड हो रहे हैं, मतलब फ्री प्रोटॉन्स वहां पे कम हो रहे हैं स्ट्रोमा में अल्टीमेटली। ओके, ये दो रीजंस हैं। इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से देखिए ये यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, हेंस प्रोटॉन्स इन स्ट्रोमा आर डिक्रीज्ड। पहले ज्यादा थे लेकिन कुछ अंदर आ गए और कुछ यहाँ NADPH के साथ बाइंड हो गए, तो अल्टीमेटली स्ट्रोमा में प्रोटॉन के नंबर डिक्रीज होने वाले हैं। बट इन ल्यूमेन प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड। क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते रहेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतनी बार प्रोटॉन्स ल्यूमेन में आते रहेंगे। तो अल्टीमेटली ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कंडीशन पूरी रिवर्स हो रही है। पहले बाहर प्रोटॉन ज्यादा थे और अंदर कम थे, अब क्या हुआ, बाहर कम हो रहे हैं, अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ल्यूमेन में। इट क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज द pH इन द ल्यूमेन। ओके, अब पूरा एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, बाहर कम अंदर ज्यादा। दूसरा, जितने प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ेंगे उतनी pH कम होगी, बिकॉज हमें पता है pH की डेफिनेशन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब एसिडिटी बढ़ती जाएगी, किसकी, ल्यूमेन की एसिडिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिक्रीजेस द pH इन द ल्यूमेन। ओके, तो रिवर्स कंडीशन क्रिएट हो रही है, ल्यूमेन में एसिडिटी बढ़ रही है। ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, अब पूरा ग्रेडियंट तो बन रहा है लेकिन ये ग्रेडियंट ब्रेक भी होता है। कैसे होता है, सो ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP बाय ATP सिंथेस एंजाइम। ये पूरा प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बन रहा है लेकिन ये ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन मोर एंजाइम ऑन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, दैट इज ATP सिंथेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फोटो सिस्टम वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन का पूरा यूनिट है और यहाँ पे उसके ठीक ऑपोजिट आप देख सकते हैं दैट इज ATP सिंथेस एंजाइम। तो ATP सिंथेस एंजाइम इस ग्रेडियंट को ब्रेक करता है। ओके, अब यहाँ पे दो वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, बहुत बार आपको पढ़ने मिलेगा ATP सिंथेटेस और दूसरा है ATP सिंथेस। दोनों ही एंजाइम है लेकिन यहाँ पे आपको पूछेंगे एग्जाम में कि ये कौन सा एंजाइम है, सिंथेटेस या सिंथेस। तो ये सिंथेस है, नॉट सिंथेटेस। काम दोनों का सेम है लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंस है। तो यहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम काम करता है ऑन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। चलिए, तो ATP सिंथेस काम कैसे करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है। सो ATP सिंथेस एंजाइम इज हैविंग टू पार्ट्स। अभी हमने दो चीजें समझ ली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटॉन। अब इन दोनों की वजह से ATP कैसे सिंथेसाइज होता है उसको समझना है हमें। ओके, सो ATP सिंथेसिस हैविंग टू कंपोनेंट्स। एक है FO जिसको यहाँ पे CFO बोला गया है, दैट इज कंपोनेंट FO, और दूसरा है CF1 जैसे जिसको जनरली हम F1 भी बोल देते हैं। दोनों ही टर्म सही है, CF1 भी लिख सकते हैं और F1 भी लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट में FO F1 लिखा हुआ है, इसको F0 नहीं बोलेंगे, FO बोलेंगे और इसको F1 बोलेंगे। तो दो पार्ट्स हैं उसमें, है FO और F1। तो पहले FO के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के साथ इसको भी समझिए, ये ल्यूमेन वाला साइड है, ये मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड का और इस स्ट्रोमा वाला साइड है। अब इसी इमेज को इसके साथ मैच करिए, ये F1 कॉम्प्लेक्स है जो बाहर दिख रहा है स्ट्रोमा वाली साइड पे, और ये FO कॉम्प्लेक्स है जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, और ये रहा ल्यूमेन। ओके, तो FO का क्या है यहाँ पे, सो इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। आप देखिए ये मेम्ब्रेन के अंदर पूरा एम्बेडेड है और ट्रांस मेम्ब्रेन पूरा चैनल बनाता है। याद करिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है। इट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद करिए डिफ्यूजन में पर्टिकुलरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों है, तो
जो आयंस वगैरह है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल है, उसको डिफ्यूज करवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स चाहिए। तो ये और कुछ नहीं है, इट इज एक्टिंग एज ए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एंड इट इज कैरिंग द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। समझिए, स्ट्रोमा में से प्रोटॉन ल्यूमेन में आए थे फ्रॉम द पीक्यू वाली साइड, और फिर वहां से वापस स्ट्रोमा में उसको भेजना है। ओके, अब प्रोटॉन अंदर आ तो गए हैं लेकिन इट इज हाइड्रोफिलिक, तो उसको बाहर भेजने के लिए ही आपको ये प्रोटीन चैनल चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ FO। ओके, तो अब क्या होगा, अंदर एसिडिटी बढ़ गई थी, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गए थे, उसको वापस स्ट्रोमा में लेके जा रहे हैं क्योंकि हम बैलेंस करने जा रहे हैं पूरा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इट इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोटोन ग्रेडियंट। पहले ग्रेडियंट जनरेट हुआ था, अब वो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, दूसरा है F1 कॉम्प्लेक्स। सो इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। The energy due to the breakdown of the gradient causes a conformational change in the F1 particle. It makes the enzyme to synthesize ATP. अब इसको जरा देखिए आप, तो FO जो है, ओके, वो प्रोटॉन चैनल चला रहा है और ल्यूमेन में से प्रोटॉन को, आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन दिखाया हुआ है, ल्यूमेन में से प्रोटॉन को बाहर लेके जा रहा है, दैट इज इन द स्ट्रोमा साइड। ओके, दैट इज ऑन द स्ट्रोमा साइड। ओके, अब क्या होगा, स्ट्रोमा साइड इसको लेके तो जा रहा है, राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट सम एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ये जो F1 कॉम्प्लेक्स है ना, ये F1 कॉम्प्लेक्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, एंड ये कन्फर्मेशनल चेंजेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि जिसकी वजह से ATP जनरेट हो रहा है इनसाइड द इन द साइड ऑफ द स्ट्रोमा। आप देखिए NADPH भी स्ट्रोमा वाली साइड पे प्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पे ATP भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी स्ट्रोमा वाली साइड पे ही प्रोड्यूस हो रहा है, ADP plus PI, एंड देन इट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज ATP। ओके, energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen। ओके, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए प्रोटॉन्स को पंप आउट किया जाता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले जो डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन का बना था वो अब रिवर्स हो रहा है। ओके, और you can say it is creating the gradient or a high concentration of the protons within the thylakoid lumen। Okay, ATP synthase enzyme has a channel for the diffusion of the protons back across the membrane. This releases energy to activate ATP synthase that catalyze the formation of the ATP। तो ATP synthase enzyme के पास ही ये पूरा चैनल है for the diffusion of the proton back across the membrane return, और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ATP सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट कर रही है फॉर परफॉर्मिंग द कैटालिसिस रिएक्शन, मतलब फॉर परफॉर्मिंग द इट्स ओन एक्टिविटी टू सिंथेसाइज ATP। ये पूरा वैसे ही है, यू कैन से डोर नोब के जैसा पूरा आपको स्ट्रक्चर लग रहा है ये। ओके, जैसे डोर का नोब हम घुमाते हैं और डोर ओपन हो रहा है, तो उसी के हिसाब से, या इसको आप एक टरबाइन के जैसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे टरबाइन घूमता है ऐसे ही ये घूमता रहता है पूरा। जब प्रोटॉन की मूवमेंट होती है, आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की मूवमेंट कैसे दिखाई है, प्रोटॉन ल्यूमेन में से बाहर जा रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके दिखाया है और बाद में वो स्ट्रोमा में जा रहा है। ये घूमेगा जस्ट लाइक अ टरबाइन। बिकॉज ऑफ दैट ये जो है F1 कॉम्प्लेक्स, F1 कॉम्प्लेक्स में आप कुल मिला के देख सकते हैं 6 सब यूनिट है। देखिए 3 पर्पल दिखाए, 3 ब्लू दिखाए, जो पर्पल है वो बीटा है और ब्लू है जो अल्फा है, तो 3 अल्फा और 3 बीटा, ऐसे 6 यूनिट का बना हुआ F1 कॉम्प्लेक्स है। तो ये F1 कॉम्प्लेक्स भी डोर नोब के जैसे या टरबाइन के जैसे घूमेगा, और जब ये घूम रहा है ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ATP इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एनर्जी जनरेट कर रहा है और कुछ नहीं है, इट इज सिंथेसाइजिंग ATP, यू कैन से।
ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। अल्टीमेटली पूरा लाइट रिएक्शन जब खत्म होता है ना, एट दैट टाइम यू आर हैविंग टू मॉलिक्यूल्स, और ये जो दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों स्ट्रोमा वाली साइड पे ही प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी और NADPH। ये एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट स्ट्रोमा वाली साइड पे इसीलिए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज इसके ठीक बाद डार्क रिएक्शन शुरू होने वाला है, और डार्क रिएक्शन का जो लोकेशन है दैट इज स्ट्रोमा। इसीलिए इस स्लाइड में आप देखिए नए टाइटल में यूज ऑफ एटीपी एंड NADPH, ये दोनों ही जो अभी लाइट रिएक्शन में बने हैं ये दोनों यूज होने वाला है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन का जो आपका लोकेशन है दैट इज स्ट्रोमा। अभी तक शुगर बना नहीं है, अभी तो हमने शुगर बनाने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। एट द एंड ऑफ द डार्क रिएक्शन the plant is going to produce organic compound in the form of sugars as a food material. Okay, तो dear students आज यहाँ तक रखते हैं। We have completed with the photophosphorylation, chemiosmotic hypothesis, entire light reaction we have completed. In the next session we will be going through dark reaction, or you can say biosynthetic phase of the photosynthesis. If you have any doubt, any queries, any question, you can post the questions on WhatsApp or you can call me. Thank you. Have a nice day.